नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में बात चुनाव की, मौजूदा राजनीतिक सूरत हाल की। जो एग्जिट पोल दो राज्यों के चुनावों के कल आए, मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, अगर ये असलियत में एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो जाते हैं तो आने वाली राजनीति के मायने क्या होंगे, असरात क्या होंगे, डगर क्या होगी, दशा क्या होगी और दिशा क्या होने वाली है। तो अब आप ये तो जान ही गए होंगे कि कल जो एग्जिट पोल आए उसमें बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही। हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर, दोनों ही जगह बीजेपी सरकार नहीं बनाती दिख रही है। हरियाणा में 10 साल से सरकार थी बीजेपी की, तो हैट्रिक, थर्ड टाइम लकी नहीं हो रही है बीजेपी। अगर ये एग्जिट पोल असलियत में तब्दील हो जाते हैं 8 अक्टूबर को, और जम्मू कश्मीर, वहां तो और विकट एक परिस्थिति बन सकती है बीजेपी के लिए। वहां पर 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। 2019 से वहां पर राष्ट्रपति शासन या गवर्नर्स रूल आप कह सकते हैं, राज्य का दर्जा भी छीन लिया गया था बीच में, और अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था। बीजेपी के अस्तित्व में आने के 3 बड़े कारणों में से एक को जमीन पर बीजेपी उतारती दिखी थी। वो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट जो था उसे मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाती दिखी। तो ऐसे में ये तो गिवन मानकर चलना चाहिए कि इतनी जद्दोजहद जिस चीज के लिए की और उसको जमीन पर उतारा, तो जमीन पर कमल तो खिलना चाहिए। लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं, माफ कीजिएगा बल्कि आंकड़े आ रहे हैं, नतीजे तो 8 को आएंगे, वो आंकड़े 90 की विधानसभा, हरियाणा में भी 90 की और जम्मू कश्मीर में भी 90 की, तो बहुमत का आंकड़ा है 46, सिंपल मेजॉरिटी। पर वो छूती नहीं दिख रही है बीजेपी, वही पिछली दफा का जो आंकड़ा था, और वो भी जम्मू तक ही सीमित बीजेपी होती दिख रही है क्या। पर एक बड़ा पर है, ये एग्जिट पोल है। अभी 4 जून को नतीजे आए थे, और उससे पहले 2 जून को, 1 जून को बल्कि, शाम 5 बजे के बाद जो एग्जिट पोल आने लगे थे उसमें तो लग रहा था बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। 370 पार जी, 400 पार, जो ताल ठोकी थी, जो दम भरा था बीजेपी ने, वही कहते दिखाई दिए थे एग्जिट पोल वाले। औंधे मुंह गिरे। बीजेपी अपने दम पर 240 सीट लेकर आ पाई, कोई 370 पार नहीं हुआ। तो कहानी रिपीट तो नहीं हो जाएगी, और बीजेपी की उम्मीदें इसी पर टिकी हुई हैं क्या, या दरअसल कांग्रेस जो इन रोड्स बनाए थे, जिन मुद्दों पर, बेरोजगारी उसमें एक बड़ा मुद्दा था, हरियाणा में इसे जवान से जोड़ दिया गया, अग्निवीर, अग्निपथ जो स्कीम है उससे जोड़ दिया गया, किसानों की नाराजगी, देश अभी भी गांवों में बसता है, 2/3 जनता अभी भी गांव में रहती है। इंडिया और भारत की ये तस्वीर अभी कोई अलग नहीं हुई है। और साथ में महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों को जो जोड़ दिया गया, और संविधान की वो लाल किताब जो 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाकर अच्छी खासी सोशल इंजीनियरिंग करने में कांग्रेस कामयाब हुई थी, अब उस पथ पर और सरपट भागती दिख रही है क्या। क्योंकि हरियाणा में 10 साल बाद सत्ता में वापसी, और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वो सरकार बनाते दिख रहे हैं। अब तो पीडीपी भी कह रही है हम दे देंगे समर्थन। कई जगह 40 तक आंकड़ा सिमट रहा है, वही 46 तक नहीं जा रही है एनसी और कांग्रेस। तो पीडीपी साथ आ जाएगी कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे। और एनडीए की सरकार, पहले तो बीजेपी के पास 282 और 303 अपने दम पर बहुमत थी 10 सालों तक, अब बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में लोकसभा के ठीक बाद इन 2 चुनावों के नतीजे अगर मुफीद नहीं आते, बीजेपी के खिलाफ आते हैं, तो राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर होंगे। घटक और डिमांडिंग होने लगेंगे क्या।
और नाराजगी और बढ़ती दिखेगी। और यही जो नाराजगी अगर है तो हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में ये स्पिल ओवर करेगी क्या महाराष्ट्र और झारखंड? अब अगले ही हफ्ते चुनावों की घोषणा हो जाएगी, अधिसूचना जारी हो जाएगी, और उसके बाद दिल्ली, अरविंद केजरीवाल वो शहादत का नैरेटिव गढ़ रहे हैं, विक्टिम सिंड्रोम दिखा रहे हैं, अपना बंगला छोड़ रहे हैं, एक और बंगले में ही गए हैं, ये अलग बात है, पर त्याग की मूर्ति बनकर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली फिर अगर जीत जाती है आम आदमी पार्टी, वो भी 15 फरवरी से पहले चुनाव होने हैं, तो दिल्ली से ऊपर उत्तराखंड के अलावा जितने राज्य हैं, हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, वो बीजेपी के हाथ से बाहर निकलते दिखेंगे। तो राजनीति का ऊंट कुछ करवट भी लेता दिखने वाला है क्या आने वाले दिनों में? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, एग्जिट पोल में कांग्रेस सिकंदर या अभी बदलेगा नंबर? अभी तस्वीर मुकम्मल नहीं हुई है और 2 राज्यों में बीजेपी हारी, तो आगे राजनीति कितनी भारी बीजेपी पर पड़ने वाली है। और ऐसे में सबसे पहले मैं हरियाणा के नंबर्स आपके सामने रख देता हूं। हरियाणा 90 सीटें हैं और जो पोल ऑफ पोल्स, महापोल जिसे हम कहने लगे हैं, बहुत से चैनलों ने इस बार अब एग्जिट पोल ही नहीं किए, वो दूध का चला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो महा एग्जिट पोल में बीजेपी के खाते में 25 सीटें, 18 से 28 बीच का आंकड़ा पकड़े, 24-25 बनता है। और कांग्रेस के खाते में 56 सीटें, 53 से 65। यहां पर एक्सेस माय इंडिया कह रहे हैं। एक्सेस माय इंडिया यानी कि प्रदीप गुप्ता, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक, 94% स्ट्राइक रेट था इनका। लेकिन यह देश भी, कुछ लोग विचित्र कहेंगे, कुछ इसे पोएटिक जस्टिस भी कह सकते हैं, कि सर आंखों पर भी बिठाता है देश, तालियां भी खूब बजाता है जब आप ठीक होते हैं, पर गालियां देने में भी पीछे नहीं हटता है जब आप गलत हो जाते हैं। और यह गाज दरअसल सेफोलॉजिस्ट को, चुनावी विश्लेषकों को सहनी पड़ी है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। तो एक्सेस माय इंडिया कह रहा है 53 से 65। 53 से 65 का मतलब होता है 59 सीटें कांग्रेस लेती दिख रही है और 28 से 28 यानी कि 23 सीटें बीजेपी लेती दिख रही है। और मेरे साथ, क्योंकि एक्सेस माय इंडिया का जिक्र कर रहे हैं, प्रदीप गुप्ता भी आ गए हैं और अच्छे तंदुरुस्त लग रहे हैं, मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, तो ये और बेहतर लग रहा है। ये चुनाव में हार जीत भी होती है और आकलन ऊपर नीचे हो जाते हैं, ये आप हमसे बेहतर अब जान गए हैं जी। और ताली और गाली का खेल भी। मेरे साथ विजय त्रिवेदी हैं, रविंद्र शौरान है, किसी परिचय के मोहताज नहीं, देश के एक और बड़े चुनावी विश्लेषक प्रोफेसर संजय कुमार सीएसडीएस से जुड़े हैं, वो भी हैं। लेकिन पहला हिस्सा मैं सिर्फ प्रदीप गुप्ता के साथ बिताने वाला हूं। और प्रदीप, 53 से 65 कांग्रेस, 18 से 28 बीजेपी, सीधी, मतलब बिना किसी परेशानी के कांग्रेस, कोई शकिया सवाल नहीं, सरकार बना रही है। और इसमें एक और बड़ा आंकड़ा भी बताना जरूरी हो जाता है, आप ही का आंकड़ा है जी, कि बीजेपी के खाते में 35% वोट गई है जी, और कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है 43%। 8% का अंतर, बीजेपी का वोट शेयर 2% गिरा पिछली बार के मुकाबले, कांग्रेस का 15% बढ़ा। तो ये 65 से ऊपर भी जा सकता है क्या? मेरा सवाल तो पहला ये है। आंकड़ा देखिए, 8% स्वीप होती है नॉर्मली। नहीं, स्वीप बिल्कुल होती है। और इसमें बड़ी बात यह है कि हरियाणा के संदर्भ में 65 की बात का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले बता दूं यहाँ हो क्या रहा है हरियाणा में, सिंपल भाषा में।
2014 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को 33% वोट मिले थे, लेकिन हुआ ये था जो उस समय राज्य की जो दो प्रमुख पार्टियां थी, कांग्रेस और इनेलो बल्कि उस वक्त की नंबर 2 की पार्टी थी। 24% इनेलो को वोट मिला और 21% वोट मिला कांग्रेस को। यानी कि जो जाट की बात होती, इनेलो तो 100% जाट की पार्टी कही जाती थी, तो 33% के साथ बीजेपी को चूंकि जाट वोट का विघटन हुआ, 46 सीटें आई और सिंपल मेजॉरिटी के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। 5 साल बाद 19 में क्या हुआ कि इनेलो से टूट के दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी बन गई और जेजेपी को 15% वोट मिले और 10 सीटों के साथ उन्होंने बीजेपी को समर्थन किया और उनका चुनावी चिन्ह था, सत्ता के ताले की चाबी बन गए, वो चाबी बन गए। बीजेपी को वो 46 से अब 40 सीटें आई, जबकि वोट शेयर मिला 36.8 यानी कि 37% के करीब, लेकिन सीटें मिली 40। इस बार क्या हुआ है कि चूंकि हरियाणा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उससे भी बड़ी बात नॉन जाट सीएम, अब 2 सीएम कह लीजिए 10 साल में, नॉन जाट सीएम का ये जो लब्बो लबाज है हरियाणा को शायद पसंद नहीं आया और इस बार इन्होंने इस तरह से डिसाइड किया कि जेजेपी जो पार्टी है 1% से 2% के आसपास हमारे सर्वेक्षण में लेती हुई नजर आ रही है और इनेलो उसकी दूसरी तरफ, जिसने बसपा के साथ गठबंधन किया, 8%। बसपा को लगातार 4% वोट मिलते रहे अपने बूते पे और 4% इनेलो के, तो 8% लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब मेरा यहाँ पे बड़ा सवाल ये है, यदि के इनेलो और बसपा गठबंधन ने 8% से नीचे गए तो ये मान लीजिए कि कांग्रेस की सीटें 65 के ऊपर जाएंगी। 65 के ऊपर भी जा सकती हैं, यदि नीचे गए तो 65 के ऊपर भी जा सकती हैं और ये यदि ऊपर गए तो 50 की सीरीज में आ जाएंगे, 50 की सीरीज में। और बीजेपी, अगर कांग्रेस 65 से ऊपर भी जाती है तो बीजेपी 15 के आसपास भी आकर टिक सकती है, आ सकती है। 18 हमने सीटें दी 18 से 28 तक, तो वो 15 भी आएगी। जब 70 की बात वहां होगी तो यहाँ 15 की होगी और दीगर जो है दूसरी छोटी पार्टियों के बाकी की सीटें। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है प्रदीप कि हरियाणा में जब भी तीसरी बार कोई लगातार सत्ता से चुनाव में गया है, ये नहीं कि 10 साल बाद, हाँ। भाई बंसीलाल भी सरकार बनी 70 के दशक में 2 बार लगातार बनी, तीसरी बार गए तो 3 सीटों पर सिमट गए। ओम प्रकाश चौटाला 2 बार लगातार सरकार, एक बार 1 साल, एक बार 3.5-4 साल, फिर गए चुनाव में तो 9 पर सिमट गए जी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा 9 साल 235 दिन सरकार चलाने के बाद लगभग 10 साल, वो 15 पर सिमट गए। नहीं, मैंने 15 की फिगर इसलिए पूछी, हाँ नहीं, 15 कारण था उसका। 15 की फिगर 10s और 20s में ही आना है। 10s का मतलब है 15, 18, 17 या 20-25 के आसपास, जहां तक बीजेपी की सीट। बट बीजेपी की बात यह है संदीप, इसमें बड़ी बात यह है कि कंसिस्टेंटली बीजेपी का वोट शेयर 33, 37 और अभी 35 रहा हुआ है। सवाल ये उठता है कि जो बाकी के 65% के करीब वोट है, उनका विघटन कैसे हो रहा है। इस बार पूरा का पूरा कंसोलिडेशन हो रहा है और इसमें पसंद चेहरे कितना बड़ा फैक्टर था। आपका आंकड़ा कहता है 23% लोगों की, 4 में से 1 व्यक्ति की पसंद भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। नायब सिंह सैनी ज्यादा पीछे नहीं है, 18% की पसंद। लेकिन यहां पर मनोहर लाल खट्टर को तो बीजेपी ने भी हटा दिया, लोगों ने भी पूरी तरह से खारिज करते दिखे। 1% लोगों की पसंद, चेहरा कितना बड़ा फैक्टर था। अब हम थोड़ा रैपिड फायर राउंड रखेंगे, तेज करेंगे। करिए जी। चेहरा नहीं, चेहरा तो अब चूंकि भूपेंद्र हुड्डा जी जो है पिछले इसके बीजेपी 10 साल के पहले वो करीब 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे लगातार। दूसरी बार गवर्नमेंट को रिपीट करना हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी बात थी जब उन्होंने सरकार को 2000 एक हमारे पैनलिस्ट हैं आदेश रावल, उनका नाम है। उन्होंने, मैं एक दिन पूछ रहा था भाई एंटी इनकम्बेंसी बता रहे थे लोग, फैक्टर बेरोजगारी को बता रहे थे। उन्होंने कहा मरोड़ मिटाने का चुनाव है ये। मरोड़ मतलब एरोगेंस को जवाब दिया जा रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि जिस हिसाब से कंसोलिडेशन हुआ और नॉन जाट सीएम बने हैं, अब उसको मरोड़ कह लीजिए या वो एक बोलते हैं हम बंबई में। इजी एनालिसिस भी है क्या? 2019 के लोकसभा चुनाव में 52% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया था। ये जाट नॉन जाट ओवर
एनालाइज करते हैं क्या? ओवर एनालाइज नहीं करते हैं। जब हरियाणा की बात करें और जो वहाँ की प्रमुख जाति हो और उसकी चर्चा ना हो, उनके वो बोलते हैं ना अस्मिता का विषय ना हो, ऐसा सोच नहीं सकते। क्योंकि जहाँ हरियाणा, अब छत्तीसगढ़ की बात करेंगे और आदिवासी की बात नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। झारखंड की बात करें, आदिवासी की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। पर इसमें ऐसा कि भाई बांट दिया कि भाई जाट उधर चले जाओ, बाकियों का नहीं, ऐसे बांट वाट कुछ नहीं जाट होता। तो खुद आधे से ज्यादा जाट बीजेपी को समर्थन दे रहे थे। एक ह्यूमन नेचर होता है भाई। यदि मैं जाट कम्युनिटी आता हूं तो मैं चाहूंगा जो सरकार का सर्वे सर्वा हो वो जाट का बने, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। यदि मैं यादव हूं तो मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री यादव बने उत्तर प्रदेश के अंदर। अब इसमें अब थोड़ा सा एक डिफरेंशिएशन, और आपका बड़ा डिटेल्ड जो सर्वे आपने किया है जी। अगर हम आयु वर्ग जी, और ये गौर कीजिएगा विजय भाई, 18 से 25 साल वाला युवा, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वोटर 45% कांग्रेस, 31% बीजेपी, 14% का डिफरेंस। 26 से 35 44% कांग्रेस, 34% बीजेपी। तो अब वो 14 से 10 हो गया। अब 14 से 10 वो घटते क्रम में जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है। पर ये 14% का डिफरेंस इज बहुत बड़ा डिफरेंस। युवा मतलब नाराज हो गया। युवा तो मोदी भक्ति में लीन था 10 साल से। नहीं, देखिए युवा का ऐसा नेचर ही होता है, चाहे जहां की सरकार हो वो एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट होता है। युवा को परिवर्तन चाहिए, तेजी से नतीजे 18 से 25 साल वाला भी 2014 में 15 साल का ही था। हाँ। तो उसने सिर्फ बीजेपी का शासन देखा है। ये एक दो धारी तलवार भी साबित हुई है। बिल्कुल होती है। और इसमें जैसे जैसे उम्र आप देखेंगे 36 से 50 वाले में थोड़ी बहुत टक्कर है। नहीं, केवल 3% का थोड़ी बहुत टक्कर में, इसलिए 41 कांग्रेस, 38 यहां पर बीजेपी। और फिर ऊपर जाने लगते हैं अधेड़ उम्र, वो जैसे विजय त्रिवेदी भाई हो गए ना 50 में, मैं तो अभी 30 साल का हूं, तो हम मैं तो बिल्कुल यंग हूं। और मैंने 25 साल के बाद गिरना ही बंद कर तो वहां पर भी 42-35 इन फेवर ऑफ कांग्रेस, और 60 से ऊपर वाले 44-36 फिर कांग्रेस आगे जी। ये थोड़ा अप्रत्याशित ट्रेंड दिखती है। नहीं, इसमें मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, जो अब आप इसको व्यवसाय के तरीके से जब देखेंगे डेमोग्राफी को, तो व्यवसाय में पाएंगे जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स के बीच में इतना जबरदस्त फासला है, 24/53, 24 बीजेपी। और यदि सिर्फ किसानों के बीच चुनाव होता तो बीजेपी को 24% मिलते और कांग्रेस को 53% मिलते। तो इससे आप समझिए, तो वो किसान, जवान, पहलवान, हम एबीपी न्यूज पर लगातार कह रहे थे ये 3 बड़े मुद्दे होने वाले। मैं एक और जोड़ के हमेशा बात करता हूं, जाट, किसान, नौजवान और पहलवान, इसी ऑर्डर में इसका इम्पैक्ट हरियाणा के इलेक्शन में पड़ा है। उस लिहाज से जाट का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा, उसके बाद किसान का, उसके बाद नौजवान का, और उसके बाद पहलवान। जिस नाराजगी की झलक कहीं ना कहीं हमें लोकसभा चुनाव में भी दिख रही थी, राजस्थान में भी, और विजय भाई हम सबसे बेहतर समझते हैं वहां की राजनीति, 11 सीटें कांग्रेस ले जाने में कामयाब हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो बीजेपी के दिग्गज पटखनी खाते दिखे थे, क्या उसकी एक रूपरेखा दिखने लगी थी लोकसभा चुनाव में? देखिए, वहां पे लोकसभा चुनाव में भी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी और यहाँ पे भी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। और तो महिलाओं और पुरुषों की भी बात करें तो पुरुषों में कांग्रेस के पास 44%, बीजेपी 34%, पर उससे ज्यादा मेरी दिलचस्पी है महिलाओं में। कांग्रेस बाजी मार रही है, 42% कांग्रेस को, 36% महिला बीजेपी को। उसको उस लिहाज से देखिए कि पुरुषों ने कांग्रेस को कैसे वोट किया, 44% पुरुषों ने कांग्रेस, वहीं महिलाओं ने कांग्रेस को 42 किया, यानी 2% पुरुषों के मुकाबले कम। हाँ। इसका असर इसलिए होता है कि वही जो जाट, किसान, वो ज्यादा करके पुरुष होते हैं, और महिलाओं में बीजेपी को पुरुषों के मुकाबले 2% वोट ज्यादा मिल रहा है। वहां पे आते हैं लाभार्थी, वहां पे महिलाएं जो होती, कोर लाभार्थी होती है, तो बीजेपी को अभी भी महिलाएं पुरुषों के साथ पर पुट घटता जा रहा है, क्योंकि महिलाएं तो बहुत ज्यादा तादाद में पिछली दफा बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही, तो कांग्रेस से तो कहीं ज्यादा आंकड़ा था। मैंने लिखा हुआ है कि पिछले विधानसभा चुनाव हरियाणा के -2% हुआ है बीजेपी का, महिलाओं के मामले, महिला पुरुष दोनों में। हाँ। और लेकिन कांग्रेस का 14 और 16 रिस्पेक्टिवली बढ़ा है महिला पुरुष में, वो प्योरली जेजेपी के खाते से, यानी वो पूरे के पूरे जो जाट वोट तो जो ये सीधी टक्कर हुई जेजेपी और
चंद्रशेखर रावण साथ आए, 1% वोट मिल रहा है। हमने ये बात कही थी कि आईएनएलडी कर सकती है, कुछ करेगी, तो आम आदमी पार्टी 1.5% वोट बैंक पर सिमट रही है। हमने कई बार कहा, बुरा भी माना है आम आदमी पार्टी वालों ने कि 87-88 सीटों पर तो उनकी जमानत जब्त होगी, ज्यादातर पर नोटा की वोट ज्यादा आ जाएंगे। नहीं, उसका वही कारण है कि जो जिस हिसाब से मन बना के बैठे हुए हैं पूरे हरियाणा के अंदर लोग, उनको कोई भी मंजूर नहीं है इस समय, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस मंजूर है। अब सबसे दिलचस्प बात आपके पोल की, और इसमें सभी दर्शकों को, खास हरियाणा वासियों को बहुत दिलचस्पी होगी। मैं लगातार आपको बता रहा हूं, 3 इलाके हरियाणा में बीजेपी के गढ़ किले के तौर पर उभरे हैं। पहले तो 2014 से पहले बीजेपी दाही का आंकड़ा नहीं पार कर पाती थी हरियाणा में। एक इलाका जीटी रोड के दोनों तरफ का, पानीपत से खास अगर आप आगे चलो, गरौंडा और फिर पीपली, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, मारकंडा, अंबाला। दूसरा अहीरवाल, और तीसरा दक्षिण हरियाणा यानी कि फरीदाबाद वाली बेल्ट। अब गुरुग्राम में जो आपका आंकड़ा है जी, 5 बीजेपी, 5 कांग्रेस, 1 आईएनएलडी। जी। यहां तो सुपड़ा साफ करते थे, 11 की 11 भी उठा ले जाती थी। 2014 में उठाई है बीजेपी ने। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन गुड़गांव में अभी भी बीजेपी जो है 5-5 के करीब करीब दोनों को मिल रहा है, क्योंकि गुड़गांव की डेमोग्राफी ऐसी है। और आप रोहतक और हिसार की बात करें, और गुड़गांव की एकदम अपसाइड डाउन है। वहां पे कहीं कोई गुड़गांव में उतनी बड़ी संख्या जाट की नहीं है, 10-15%। और वहां जाएंगे तो आप पाएंगे पर वहां भी सेंध हमारी ऐसी, मतलब वहां तो फिर सीधा सीधा चला जाना चाहिए था बीजेपी के खाते में। अर्बन पॉकेट्स भी हैं, गैर जाट वोट बैंक भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अर्बन की जहां तक बात करी, अर्बन पूरे हरियाणा की बात कर लें तो 35% अर्बन पॉपुलेशन है। उसमें बीजेपी कांग्रेस से आगे है इस 35% अर्बन क्षेत्रों में वोट शेयर के लिहाज से। उसमें अब अर्बन क्षेत्र जो आ जाता है एक और, वो है फरीदाबाद। फरीदाबाद में 3 बीजेपी, 9 कांग्रेस। हाँ, यहाँ जो पे फरीदाबाद, विशुद्ध फरीदाबाद की पलवल होटल को मैं अभी हटा रहा हूं, 9 सीटों में से 7 बीजेपी ने जीती, 1 निर्दलीय, वो भी इनके साथ आ गया था। 8-1 का आंकड़ा भी है, ऐसा पलटा 9-3 हो गया कांग्रेस के फेवर में। बिल्कुल, 12 में से यही हुआ, 9-3, 9 कांग्रेस, 3 बीजेपी। आपको मैं बता रहा था रूरल हरियाणा में देखिए 65% रूरल ग्रामीण क्षेत्र होता है हरियाणा का। वहाँ का फासला देखिए, बीजेपी 33 और कांग्रेस 45, यानी कि 12% से कांग्रेस ऊपर। लेकिन अर्बन में 35% पॉपुलेशन है, वहाँ पे 2% से बीजेपी ऊपर, अभी भी 2% से बीजेपी। अब ये नहीं, अर्बन एरियाज पे ही मैं वहीं टिका हुआ हूँ। अच्छा, गुरुग्राम और फरीदाबाद, उसके बाद अंबाला आ जाते हैं। अंबाला और पंचकुला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र जी। अब ये तो वहां से मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से अनिल विज एक और सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक, वो ताल ठोक रहे हैं। 13 सीट है, आप 11 पर कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं, सिर्फ 2 बीजेपी। बिल्कुल, अंबाला में ये तो जीटी रोड वाला इलाका, ये तो गढ़, यहां से हमारी इतनी क्यों और कैसे? यहाँ पर स्थिति यह है कि अंबाला कैंट, जहाँ से आपने बात करी, अनिल विज भी चुनाव लड़ते हैं, उनकी भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, टफ फाइट में है वो बहुत। मेरी दिलचस्पी तो अभी नायब सिंह सैनी में है, लाडवा से वो हार रहे हैं क्या आपके आंकड़े के हिसाब से? आंकड़े के हिसाब से वो भी टफ फाइट में है, वो टफ फाइट में अच्छी स्थिति में नहीं है, अच्छी स्थिति नहीं है, तो मुख्यमंत्री ही दिक्कत में। और करनाल जो सीट नहीं दी गई, जहां से मनोहर लाल खट्टर ने कहा मेरा उम्मीदवार खड़ा होगा, करनाल में भी कांग्रेस बढ़त बना रही है। 8 सीटों पर कांग्रेस आगे, 5 पर। करनाल रीजन में संदीप, करनाल सिटी की बात करें, जो सिटी में कौन जीत रहा है? बीजेपी के चांस, बीजेपी के चांस अच्छे हैं। तो मतलब अगर नायब सिंह सैनी वहां से लड़ते हैं तो मुख्यमंत्री जीत जाता पक्का। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं, मुख्यमंत्री हार रहे हैं अभी भी ये मैं नहीं कह रहा, फंसी हुई है। अच्छा, रोहतक और हिसार, अब ये फिर वो जाट गैर जाट राजनीति की बात आती है, और जेजेपी का वर्चस्व बिल्कुल खत्म हो जाना इन इलाकों में। उनकी एक पैठ दिखी थी हमें 2019 में। रोहतक की 20 सीटों में 13 कांग्रेस, अन्य के खाते में 3, तो उसमें जो बाकी दल हैं और निर्दलीय भी इसमें आ जाएंगे। 4 बीजेपी, और हिसार में भी कांग्रेस 13 और बीजेपी 4। मतलब ये वो इलाके हैं जहां पर किसान, जवान, पहलवान का सबसे जोर था, सब कुछ यहां था। पर वहां भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सुपड़ा साफ हो रहा है। जिसको कहते हैं भूकंप का एपिक सेंटर, ये वो है, ये वो है, और हिसार ये वो है, जाटलैंड। जाटलैंड, हाँ जी। पर यहां भी
बीजेपी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सफाया हो रहा है। नहीं, बिल्कुल सफाया मतलब 3/4 और 1/4 मिल रहा है, उसको सफाया ही कहेंगे। 13 और 4 तो अब बड़े फेसेस जो थे, बड़े फेसेस का कुछ किया आपने, अंदाजा लगाया कि बड़े विकेट कौन से गिरेंगे? बड़े फेसेस आपको चाहिए, वीआईपी सीट्स, हाँ, तो ये देख लीजिए और आप ही बता दीजिए। और ये इसको लोकप्रियता के हिसाब से लीजिए, उस हिसाब से ना लीजिए कि कौन हार रहा कौन जीत रहा। उस दिन किसकी लोकप्रियता थी, हवा कहाँ बह रही थी, आप उसको लीजिए। ये देखिए जीत हार के ये हिसाब से बहुत ना दिलचस्प आंकड़ा है लीजिए। जी नायब सिंह सैनी लाडवा से हैं, क्लोज फाइट है ये जी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच, अनिल विज क्लोज फाइट, और फाइट कांग्रेस के औपचारिक ऑफिशियल उम्मीदवार से नहीं, चित्रा सरवारा से बागी हैं। और ये साफ है, वो सब जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद है उनके साथ। उनके पिता वो 7 वाली सीट से बाकायदा कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मौजूद हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत रहे हैं सीधे सीधे, उदयभान जीत रहे हैं होडल से, दुष्यंत चौटाला क्लोज फाइट में है, और ये त्रिकोणीय है मुकाबला। मतलब जेजेपी का यहाँ जेजेपी तो नहीं जीत रही है, बिल्कुल ये मान ये साफ लीजिए। हो गया। हाँ, वो साफ है, वहां पर सीधा लिखा हुआ है। जेजेपी नहीं जीत रही है। और डबवाली में क्लोज फाइट आप कह रहे हैं, कांग्रेस और आईएनएलडी, यानी कि यहां पर कौन जीतेगा? कोई भी जीत सकता है। कोई भी जीत सकता है। दिग्विजय भी हैं यहां पर, आदित्य देवीलाल भी हैं, अमित सिहाग भी हैं, कोई भी जीत सकता है। कोई भी जीत सकता है। तो आदित्य और अमित सिहाग में आप बता रहे हैं दिग्विजय बाहर है रेस से। हाँ जी, दिग्विजय बाहर तो जेजेपी तो खत्म ही, मतलब जेजेपी तो आप ये मान लीजिए, मैं वापस कह रहा हूं, जो दुष्यंत चौटाला की खुद की सीट है उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि डबल डिजिट उनके नंबर आएंगे। डबल डिजिट का नंबर, मतलब 10% वोट शेयर की बात कर रहा हूं उस सीट के ऊपर। तो अभय चौटाला जीत रहे हैं एलनाबाद से, ये कह रहे हैं प्रदीप गुप्ता। चंद्रमोहन जीत रहे हैं पंचकुला से, आदमपुर से भव्य बिश्नोई। पर ये तो पार्टी क्लोज फाइट है, वो क्लोज फाइट है, नहीं पॉपुलर नहीं, पार्टी clear, ऑन पोलिंग डे popular कांग्रेस, मतलब party भव्य है। बिश्नोई हार रहे हैं। हाँ हाँ, अब ये देखिए, और क्लोज फाइट है तो शाम में श्रुति चौधरी अभी सामने यहां close आई fight है, हैं, लेकिन और बीजेपी की उनकी है भी वही। अटकी हुई है। आरती राव अटेली से, इंद्रजीत राव की बेटी, केंद्रीय मंत्री हैं, सीट अटकी हुई है। जीत भी सकते हैं, गोपाल नहीं, कांडा की सीट भी अटकी हुई है, वो तो बहुत क्लोज फाइट है। और आदित्य सुरजेवाला आसानी से जीत रहे हैं। हाँ जी, रणदीप सुरजेवाला के बेटे कैथल से, विनेश फोगाट आसानी से जीत रही हैं जुलाना से, महम से दीपक हुड्डा। बीजेपी ने कबड्डी का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी उतारा, वो हार रहे हैं। ये हार रहे मत बोलिए। हाँ, लेकिन कांग्रेस पॉपुलर पार्टी ऑन पोलिंग डे, पॉपुलर पार्टी। आपका आकलन में बता रहा हूं, हार बाकी तो 8 तारीख को। हार में ऐसा हो जाता है, पर्सनल लोग ले लेते हैं। और बहुत लोगों ने तो मुझे ये कहा, अरे आपने तो ये दिखा दिया था, ऐसा हो गया, पिताजी को हार्ट अटैक आ गया। ओह, तो आप इसलिए पर्सनल उसको ना लीजिए। पर्सनल आप लीजिए भी मत, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। ये एग्जिट पोल है। नहीं देखिए, अब जिम्मेदारी है, और सबसे मैं तो कह रहा हूं 94% का स्ट्राइक रेट कोई लाकर तो दिखाए। तो सफोलॉजी अब वो ठीक है, अब बहुत से लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दुत्कारने भी लगते हैं। जम्मू कश्मीर से भी अच्छी खबर नहीं आती दिख रही है बीजेपी के लिए। महा एग्जिट पोल जो है जम्मू कश्मीर का, वो कह रहा है बीजेपी 27, कांग्रेस और एनसी 46, यानी कि बहुमत। पीडीपी 8 और जोड़ लो, वो खुद बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहे हैं, समर्थन देने को तैयार बैठे हैं, तो 54 सीट हो जाती हैं। पर आपका जो पोल है प्रदीप भाई, वो कहता है 24 से 34, जी, यानी कि मोटा मोटा 29 पकड़ लेते हैं बीच की फिगर। हाँ, ये 25 से पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन, लेकिन बहुमत के आंकड़े से 11 कम। कांग्रेस और एनसीपी 35 से 45, बेस्ट केस सिनारियो में बस जस्ट ऑन द कस्प ऑफ मेजॉरिटी, बिल्कुल। मतलब दरवाजे पे दस्तक देते हुए, यानी कि त्रिशंकु है, अटकती झटकती भटकती सरकार 80% चांस है त्रिशंकु होगी, और 20% चांस है कि कांग्रेस और एनसी की सरकार बन जाएगी हमारे सर्वे के मुताबिक। पर इसमें अगर हम पीडीपी का आंकड़ा जोड़ देते अब हैं मैं आता तब, हूं, हाँ, अब आपके दर्शकों को
क्योंकि कश्मीर और जम्मू जो है बड़ा, दो राज्य एक राज्य के अंदर हैं। जम्मू की तो बात सीधी सीधी है, वहाँ तो बीजेपी की जो भी सीटें 24 से 34 आती दिख रही हैं वो पूरी की पूरी जम्मू से आती हुई दिख रही है। कश्मीर से बीजेपी की कोई सीट आती हुई नहीं दिख रही है हमारे सर्वेक्षण में। अब कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर में हुआ यह है, जैसे कि यहाँ पे दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, उप मुख्यमंत्री बने थे। पीडीपी ने भी 10 साल पहले बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव सीधे हुए अभी 24 के 4 महीने पहले, उसमें पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जो हैं अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से करीब 2.5 लाख वोट से एनसी के उम्मीदवार से हार गई। यहाँ बड़ी बात यह है कि इस सर्वेक्षण में भी पीडीपी को 9%, जो कि 14 के चुनाव में 23% से 9% मिले हैं और 14 में 28 सीटें मिली थी, और अब हमारे सर्वेक्षण में केवल 4 से 6 सीटें पीडीपी को मिलती हुई दिख रही हैं। तो अब मैं इसको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। बीजेपी का आंकड़ा हमारा सेंटर पॉइंट मान ले तो 30 के आसपास, कांग्रेस एनसी का मान ले तो 40 के आसपास, सेंटर मिड पॉइंट 45 भी जा सकते हैं। तो 40 और 30 70 ये हो गई। अब बड़ी बात है ये 20 कौन है, तो 20 5 है पीडीपी। अब रशीद इंजीनियर की बात ना करें, कश्मीर का बात हो रही हो, तो अब ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने लोकसभा सीट बारामूला की जीती अभी 4 महीने पहले, और सिर्फ जीती ही नहीं, उन्होंने 2 लाख से ज़्यादा वोट से उमर अब्दुल्ला को हराया। वहाँ से उमर अब्दुल्ला को चुनाव हराया बारामूला से, और तीसरे नंबर पे सज्जाद लोन आए। उसमें बड़ी बात ये थी कि जो 16 असेंबली सेगमेंट आते हैं, सीटें आती है एक लोकसभा में, उस 16 में से 14 में रशीद की पार्टी की बढ़त हासिल थी, रशीद की खुद की बढ़त हासिल थी। उसके बाद क्या हुआ, जब जेल से छूटे अभी विधानसभा चुनाव के लिए और पहले, तो उन्होंने वहाँ जाके कह दिया कि मैं भाई मुझे 15 सीटें दे दो, मैं बीजेपी को अपनी उंगली पे नचाना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से वो सारी चीज़ें करवाना चाहता हूँ जो राज्य के लिए। तो फिर लोगों को शायद ऐसा लगा कि ये तो फिर उस तरफ जाने की बात कर रहे हैं। तो अब सर्वेक्षण में जो है वो हमारे 3 से 8 बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन 5 मान लेते हैं उसका बीच का हिसाब, तो 5 हो गए रशीद, 5 हो गए पीडीपी, और 3 है सज्जाद लोन की पीसी, और 2 के करीब आ सकती है, 0 से 2 भी आ सकती है। अलायंस बनती दिख रही है क्या? अपनी पार्टी गुपकार अलायंस की सरकार बनती दिख रही है संदीप क्या? ये देखिए, 5 पीडीपी, 5 रशीद, 5 सज्जाद लोन और अपनी पार्टी, और 5 इंडिपेंडेंट। इन 20 के ऊपर निर्भर करेगा कि सरकार तो किसकी 30 जमा 20 भी 50 होते हैं, और 40 जमा 20 नहीं, 60 पूरे होते 20 हैं। ऐसे नहीं जाएंगे। पूरों का नेचर अलग है, 20 तरह के लोग हैं वो। तो पर छोटी सी बात पूछ लूं सर, हाँ बिल्कुल, कि जो ये 20 का आपने आंकड़ा दिया, ये 15 बीजेपी के कितने करीब आपको दिखते हैं? नहीं, देखिए उसमें ऐसा है कि पीडीपी मुझे नहीं लगता वो किसी भी पीडीपी कीमत छोड़िए, पे- मैंने 5 सीटें आपकी, इसलिए 15 बोला। अच्छा, 15 में 5 तो रशीद के मान ही लीजिए, वो बीजेपी के करीब है जी। उसके बाद रह गई जो सज्जाद लोन और अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी, उसमें भी वो 5 को भी आप मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए। 60% बीजेपी की तरफ ज़्यादा है, 40% इधर है। अब रही बात जो ये 5 दीगर और इंडिपेंडेंट है, उसमें 1 से 2 एनसी के विद्रोही हैं जिनको टिकट नहीं मिली थी। खेल 45 कौन पकड़ता है, इस पर आकर अटक नहीं, सकता है। पर मैं ये इससे बारीक बात नहीं, पूछना नहीं, चाह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार बनने की वो- संभावना देख रहे हैं क्या? नहीं, 5 सीटें नॉमिनेशन की है, उनका वो तो रोल अलग तब है। आता है जब हंग असेंबली होती है प्योर। यदि सीधी सीधी सरकार बनती ना है तो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ना राज्यपाल हैं कि शपथ ग्रहण करवाने वाले हैं। वो तो 8 तारीख को पता लग जाएगा। पर और वापस अब उल्टी गंगा बहाते हैं विजय भाई, जम्मू कश्मीर में अपने दम पर बीजेपी सरकार ना बना पाए, इसके राजनीतिक मायने असरात क्या होंगे? 370 हटाया भाई उस राज्य में, सबसे बड़ा पॉलिटिकल गैम्बल या कदम कोई उठाता दिखा तो वो बीजेपी ने उठाया वहां पर। यदि आप ये समझते हैं, मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन कश्मीर के लोगों के लिए या कश्मीर में राजनीतिक ताकत बनाने के लिए किया है, तो ये गलत है। कश्मीर के अलावा पूरे देश में राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए एब्रोगेशन ऑफ 370 किया गया। अगर ऐसा होता, कश्मीर में नहीं बना पाते, उसका अगर संदेश क्या जाता कोई है? संदेश नहीं जा रहा। अगर ऐसा होता तो बीजेपी इस बात को इस इलेक्शन में रेफरेंडम के तौर पर यूज करती कि भाई 370 हटाया 5 है। साल का वक्त था बीजेपी के पास पूरी नहीं, तैयारी क्योंकि करने वो के जानते हैं, जैसे प्रदीप सर ने भी कहा कि कश्मीर और जम्मू को अलग अलग तरीके से देखे,
यदि 370 को आप कर रहे हैं तो जम्मू में पूरा का पूरा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, कश्मीर में नहीं मिल रहा। लेकिन कश्मीर में मैंने इस इलेक्शन को बीजेपी का प्रॉक्सी इलेक्शन के तौर पे देखा है, इसलिए मैंने बार बार पूछा कि बाकी जो एनसी कांग्रेस के अलावा की जो सीटें हैं पीडीपी को छोड़ तो वहां पर मतलब आप कह रहे हैं देशव्यापी कोई ज्यादा बड़े असरात नहीं होंगे, लेकिन हरियाणा में अगर इस तरह से सुपड़ा साफ होता है जिसके संकेत मिल रहे हैं इन एग्जिट पोल्स में, उसका संदेश क्या जाता है? उसका नुकसान होगा बीजेपी को, उसका नुकसान होगा खासतौर से, मतलब कोई सरकार गिरने वाली या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रेशर जो है, एक माइंडसेट है, तमाम चीज़ें हैं, उस पर असर पड़ेगा। और अभी ये असर तो ज़्यादा इसलिए भी पड़ने वाला क्योंकि महाराष्ट्र के जो चुनाव हो रहे हैं उसकी स्पिल ओवर इफेक्ट भी होगा, ओवर इफेक्ट जो ये किसान, जवान, पहलवान, जो ये हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि ये बेरोजगारी issue जुड़ती बड़े है, हैं। महंगाई जुड़ती है, ये इश्यूज क्या अब इनकी गूंज थोड़ी सी एक कंपन हमें जमीन पर महसूस हुई थी 2024 के लोकसभा चुनाव जी। इन चुनाव में थोड़ी सी आवाज और बढ़ी है, ये गूंज में भी तब्दील हो सकती है? गूंज में इस तरह से भी तब्दील हो सकती है कि महाराष्ट्र को मैं देखता हूं कि महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव से मैं ऐसे देख रहा हूं कि वो फिर से जाति के चुनाव पर आकर टिक रहा है, गुजरात महाराष्ट्र का चुनाव भी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं हमेशा ही कहता हूं कि जाति उनको अनकंफर्टेबल करती है। ये अम्ब्रेला में से जो सीके आप निकालते हो ना जातियों की, सरसंघचालक आज एक अहम बयान दिया कि अगर बटोगे तो कमजोर हो जाओगे। तो क्या कुछ मुद्दे क्रिस्टलाइज हो रहे हैं? और आपके जो सीएसडीएस के भी सर्वे होते हैं प्रोफेसर संजय कुमार, वो लगातार इस ओर इशारा कर रहे हैं हरियाणा को लेकर कि भाई बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, युवाओं को बात करें, किसानों की नाराजगी की बात करें, वो संकेत साफ मिल रहे थे। पर अब वो जो संकेत थे उनकी ध्वनि, उनकी आवाज गूंज में भी तब्दील हो रही है क्या? बिल्कुल संदीप, हम इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। हम पहलवान, नौजवान, किसान और संविधान की बात करते रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था कि अगर आप नौजवान और किसान की बात करें तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या है? उसका बाई प्रोडक्ट है लोगों को रोजगार के अवसर नहीं है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी का मुद्दा हमारे भी सर्वेक्षणों में साफ साफ दिखाई पड़ता है। दूसरे राज्यों की तुलना में हरियाणा में कहीं ज़्यादा दिखाई पड़ा और मुझे लग रहा है जो एग्जिट पोल के जो अनुमान आ रहे हैं वो उसके संकेत साफ हैं कि बेरोजगारी से परेशान होकर और अन्य चीज़ों से भी परेशान होकर लोगों ने मन बना लिया है कि अब बीजेपी की सरकार को हरियाणा से हटाना है। तो दो राज्यों में सरकार अगर हटती है, अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं, तो अब क्या महाराष्ट्र को लेकर, झारखंड को लेकर लड़ाई और दिलचस्प हो जाएगी? और जो सवाल पहले उठ भी रहे थे, अरे भाई चारों राज्यों के एक साथ क्यों नहीं करवा दिए गए चुनाव? जब वन नेशन वन पोल की बात हो रही है, रामनाथ कोविंद के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती दिखाई देती है, ये बांट बांट के चुनाव, क्या अब एक नैरेटिव ये भी चलेगा कि क्या आपको आशंका थी आप हारेंगे तो पहले 2 पर जोर लगाया, अब 2 पर जोर लगाएंगे? राजनीतिक मायने कुछ इस तरह के भी निकाले जाएंगे क्या? मुझे लगता है निकाले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को इस बात का अंदाज था कि महाराष्ट्र में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, हरियाणा में भी स्थिति अच्छी नहीं है। और अगर आपने सारे राज्यों के चुनाव एक साथ कराए तो पता चला कि एक राज्य के लपेटे में दूसरा भी राज्य आ जाए। लेकिन अलग अलग चुनाव कराने से भी मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि हरियाणा में जब उनकी हार होगी सकता है तो इसका असर महाराष्ट्र के और नुकसान और बढ़ सकता है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। सबसे पहला तो नुकसान यही होगा सीटों के बंटवारे को लेके, जब वो अपने सहयोगियों से बात करेंगे तो सहयोगी जो हम कहते हैं उन पर चढ़ बैठेंगे और कहेंगे कि भाई आपकी स्थिति तो पतली है, आपकी हालत पतली है। हाँ, एक नाथ लोकसभा में शिंदे भी 240 अड़ेंगे पर आ गए, और अजित वोट पवार प्रतिशत भी गिरा, अड़ेंगे और हरियाणा चुनाव हार गए। 150 सीटें लड़ना चाहती है बीजेपी अपने दम पर इसमें एक और मुद्दा जो कुछ खास वोट बैंक, दलितों के अपमान, कुमारी शैलजा की बात नहीं सुन रहे, आ जाओ जी बीजेपी में, उसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, क्योंकि धर्म हिंदू बनकर वोटर वोट कर रहा है तो बीजेपी को फायदा होता है। जाति जहां सर उठाने लगती है नुकसान करती दिखाई देती है, पर वो राजनीति रणनीति कामयाब नहीं होती दिखी है क्या हरियाणा में? और अब ये बड़ा खतरा बनेगी बीजेपी के लिए। हरियाणा में तो मुझे लगता है सर, जब ये
बीजेपी ने जो पॉलिसी या बीजेपी ने जो एजेंडा चलाने की कोशिश की दलित वाला, उससे तो उल्टा कांग्रेस को फायदा हो गया। उनके पीछे जो वोट बैंक कहीं इधर उधर जाने की संभावना थी, नहीं कि जी आरक्षण खत्म कर देगी, 7 समंदर पार जो राहुल गांधी ने बयान दिया उसको लपकने की कोशिश की गई थी, वो नहीं चल पाया क्या? कुछ नहीं चल पाया सर। शैलजा के बारे में भी जो बताया गया कि अपमान हो रहा है, उससे भी मुझे तो लगता है कि वोट जो है वो शैलजा के पक्ष में ज्यादा कंसोलिडेट हुआ है। जो बीजेपी के उम्मीद थी कि नहीं, उनके ये पास सवाल चला जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में दलित वोट बैंक, मुस्लिम और मराठा कंबाइन किधर जाएगा, उस पर बहुत कुछ तय होगा कि नतीजे क्या आएंगे। बिल्कुल, पर हरियाणा में इस मुद्दे का कोई असर पड़ा नहीं। हरियाणा में इस मुद्दे से कांग्रेस पार्टी को ही फायदा जहां हुआ। किलेबंदी बीजेपी कांग्रेस करती दिखाई दी थी इन वोट बैंक पर, वो अभी बरकरार है। वो बरकरार है, और ये कांग्रेस की वजह से नहीं है सर, हम बार बार कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं है। लोग परेशान थे, लोग नाराज थे, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, इसलिए कांग्रेस एक डिफॉल्ट विकल्प है वहां पे, इसलिए लोग उनको वोट डाल रहे हैं। कांग्रेस ने इसके लिए कोई खास काम किया वैसा दिखता नहीं है ना। तो टिकट बंटवारे में कांग्रेस पार्टी की कोई नई स्ट्रेटेजी दिखी, वही आखिरी दिन तक टिकट बंटवारा हुआ, एक दूसरे के बीच लड़ाई झगड़ा, उसका टिकट कटवा दिया, उसका विरोध कर दिया। आज भी वही लोग कर रहे हैं, आज भी एक दूसरे के कैंडिडेट के खिलाफ खड़े हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए कोई खास एफर्ट्स किए वैसा नहीं है, लेकिन जनता बिल्कुल विरोध कर रही है बीजेपी का, और उसी का बेनिफिट है। तो ये जो सामाजिक जातिगत समीकरण हैं, विजय छोटा सा जवाब चाहूंगा, दिक्कत का सबब बन सकते हैं आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए? बिल्कुल सही सवाल है ये, और यही इसका जवाब है। होगी दिक्कत, होगी होगी दिक्कत होगी। आपका आंकड़े कुछ और इस पर कुछ और आपने अंदर तह में गए हो? ने हरियाणा के संदर्भ में जैसे साहब ने बताया कि रिबेल्स जो है ना कांग्रेस के बहुत ज्यादा थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। हाँ। कांग्रेस के रिबेल बहुत ज्यादा थे, और आपको दिख रहा था कि सरकार आती हुई आ रही है, तो सब लोग चाहते हैं कि मुझे टिकट मिल जाए। हाँ। और उसके चलते भी जो हमारी लोअर रेंज है 53 वाली, वो यदि इन रिबेल्स में, यदि बहुत बड़ा मैं लगा रहा हूं, और कुछ रिबेल्स तो अच्छी खासी फाइट देना एक बात है, जीतना दूसरी बात है, और वोट काटना जो है तीसरी बात है, विनिंग पार्टी का जो खेल बिगाड़ देते हैं। तो उसके चलते यदि वैसा होता हुआ हो रहा है, तो फिर वो 53-50 की रेंज है, और यदि वो ऐसा नहीं हो रहा है, जनता ने एक तरफा मूड बनाया हुआ है, तो वो फिर 65 और 70 की 70 की रेंज। 15 सेकंड। आप एक बात बता दीजिए, बीजेपी की सबसे कंफर्म सीट कौन सी है? एक ही बस। करनाल। अच्छा, सबसे करनाल सबसे कंफर्म सीट बता रहे हैं। और ये इस सवाल के पीछे कारण मैं बता दूं रविंद्र, ऐसे ही अनायास, ये नादानी में सवाल नहीं पूछा गया है कि दरअसल बीजेपी के खेमे से अब जो ध्वनियां आ रही हैं, कोई अपनी सीट को पक्की नहीं मान रहा है, इसीलिए ये सवाल भी पूछा गया।